हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। जेसीईआरटी के द्वारा जो मॉडल सेट पेपर जारी किया गया है, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जारी किया गया है, उसके सॉल्यूशंस को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो क्लास 10th का मॉडल सेट है, उसका साइंस का जो पोर्शन है, उसके जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन हैं और 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन यानी टोटल क्वेश्चन को हम लोगों ने कर रखा है। इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर वाला जो क्वेश्चन है, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके आंसर को करेंगे। ठीक है, ये दोनों बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है आंसर और इंग्लिश में भी है, तो दोनों मीडियम के बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये जो खंड है, यानी हम इसको डी रखे हैं। ए हो गया आपका एमसीक्यू, बी आपका हो गया 2 मार्क्स का, वेरी शॉर्ट आंसर। सी जो हो गया वो आपका 3 मार्क्स का और जो डी होगा वो आपका 5 मार्क्स का। और ये जो सेक्शन डी है, यानी जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 6 दिए हुए रहेंगे, आपको करना केवल 4 है। ठीक है, तो हम ये 6 प्रश्न को देखेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? ठीक है, जो विभक्त वलय है उसका क्या काम है? चलिए, इंग्लिश में क्या है? वेल लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन ए इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसमें क्या है, दो मैग्नेट के ध्रुव है, दो चुंबक है, बीच में कॉइल है, कुंडली जो आर्मेचर है जो कि लपेटा हुआ है आयरन कोर पे। फिर यहाँ पे दोनों विभक्त वलय लगा हुआ है, इस पर कार्बन का ब्रश लगा हुआ है और ये कनेक्टेड है आपका बैटरी से या करंट से। ठीक है, यहाँ पे आपका मोटर का पार्ट है जो घूमने वाला है, जो जो बाहर में एपियलेंसेस जो होंगे उनसे जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पे है आपका डायग्राम। दोनों, ये दोनों क्या है? मैग्नेट है, चुंबक है। ये आपका क्या है? कुंडली है। कुंडली प्लस जो आयरन रोड पे जो लपेटा हुआ, वो पूरे सिस्टम को हम लोग आर्मेचर कहते हैं। ये आपका विभक्त वलय है, पी और क्यू। एक्स और वाई जो है वो आपका ब्रश है, कार्बन ब्रश है। यहाँ पे धुरी लगा हुआ है। ये आपका क्या है? बैटरी है। ठीक है, यहाँ पे प्लग कुंजी लगी हुई है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये सिद्धांत, इसका सिद्धांत क्या है? ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका है कि अगर हम कोई कुंडली, ऐसा कुंडली जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा हो, उसे अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो उस पर एक बल आरोपित होता है और वो जो कुंडली है वो घूर्णन करने लगता है, घूमने लगता है। ठीक है, यही इसका क्या है? सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि अगर कुंडली को हम, ठीक है, ऐसी कुंडली जिसमें धारा प्रवाह हो रहा हो, यानी धारावाही कुंडली में कुंडली को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखते हैं तो उससे उस पर एक बल आरोपित होता है और वो जो बल होगा, जो आरोपित बल हो रहा है, उसके कारण ये जो कुंडली है वो घूर्णन करने लगेगी, घूमने लगेगी। ठीक है, चलिए, तो विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? जब किसी आयताकार कुंडली, जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है
तो उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर बल कार्य करता है जो उसे लगातार घुमाती है। ठीक है, यही इसका क्या है, इसका है सिद्धांत। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप यही शब्द न लिखें तो आप समझ लीजिए कि जो आयताकार कुंडली है, अगर उससे धारा प्रवाह हो रहा है और वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर एक बल आरोपित होती है जो कुंडली को घूमने में सहायक होती है, जो कुंडली को घुमाती है। क्लियर है, बस यही इसका सिद्धांत है। कार्य विधि क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। यहां से धारा का प्रवाह हो रहा है, अभी धारा का दिशा क्या है, ए बी, फिर क्या है, सी से डी, यानी धारा की दिशा क्या है, ए बी सी डी। अब देखिए यहां से जो धारा की दिशा हो रही है, नॉर्थ, हमें क्या पता है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में विलीन होती है। कौन, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या हो जाएगा, इस तरह से, और जो धारा की दिशा ये, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये। तो यहाँ पे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यानी बायां हाथ का जो नियम है वो कार्य करता है। बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अगर हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, अंगूठा, ठीक है, फिर तर्जनी और मध्यमा, ये तीनों उंगली को इस तरह से फैलाए कि ये तीनों आपस में लंबवत हों, ठीक है, तो जो मध्यमा है वो धारा की दिशा को इंगित करती है और जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। तब जो अंगूठा होगा वो बल की दिशा को इंगित करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे धारा किधर, ऊपर की तरफ, और चुंबकीय क्षेत्र नीचे, इधर इस साइड में। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार ए बी किधर जाएगा, बल ए बी पर बल किधर लगेगा, नीचे की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे सी डी पे, अब यहाँ पे सी डी जो है, सी डी पर बल कहाँ लगेगा, करंट की दिशा क्या होगी, नीचे की ओर, यानी धारा नीचे और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा। तो इस पर जो बल लगेगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार, सीडी पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, ऊपर की ओर। किधर लगेगा, ऊपर की ओर। तो अब क्या हो जाएगा, ए बी नीचे की ओर जाएगा और सी डी ऊपर की ओर जाएगा। जब आधा घूम जाएगा, आधा घूर्णन हो गया, तो सी डी कहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा सी डी, और ये पोजीशन हो जाएगा ए बी का, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। आधा घूरने के पश्चात ये सी डी और फिर ये ए बी। तो अब क्या हो जाएगा, करंट की दिशा उत्क्रमित हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, सी से डी की ओर और बी से ए की ओर। अब करंट की दिशा क्या हो जाएगी, सी डी बी ए। तो विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगी, सी डी बी ए। तो इस पर जो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार सी डी जो होगा वो नीचे की ओर, इस पर बल किधर लगेगा, नीचे की ओर, और ए बी पर बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर। ठीक है, तो आधा घूर्णन के पश्चात भी वो क्या होगा, वामावर्त दिशा में ही घूमेगी और इस तरह से घूर्णन होने लगता है। बस यही इसकी क्या है, कार्यविधि है। ठीक है, चलिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ए बी सी डी की दिशा में दी जाती है, विद्युत की धारा ए बी सी डी की दिशा में दी जाती है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार ए बी ऊपर की ओर और सी डी नीचे की ओर बल लगता है, जिससे कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगता है। आधा घूर्णन के पश्चात दिक् परिवर्तक, यही क्या है, विभक्त बल है, द्वारा धारा की दिशा डीसीबीए कर दी जाती है ना, द्वारा धारा की दिशा दिशा बदल जाती है और क्या हो जाती है, डीसीबीए हो जाती है ना। तो पुनः फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार डीसी पर नीचे की ओर और एबी पर ऊपर की ओर बल लगती है। ठीक है, यानी इस तरह से फिर वो वामावर्त दिशा में घूमने लगती है कुंडली। ठीक है,
विभक्त वलय का काम या स्प्लिट रिंग का काम, यहाँ पे स्प्लिट रिंग दिया हुआ था इसलिए हमने भी स्प्लिट रिंग रखा है, लिख रखा है। तो विभक्त वलय परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित करती है ना। वो क्या करती है, रिवर्स करती है डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित करती है। ठीक है, वही चीज इंग्लिश में है। Principle of electric motor: when a rectangular coil is placed in magnetic field and the current is passed through it, then a force acts on the coil which makes it rotates continuously. ठीक है, when electric current is given to in the direction ABCD, then according to Fleming left hand rule, an upward force is applied on AB and downward force on CD, due to which the coil starts rotating in anti-clockwise direction. ठीक है, after half rotation the direction of current through the commutator between becomes DCBA, है ना। commutator कौन है, विभक्त वलय जो है, दिक् परिवर्तक, becomes DCBA. Again, according to Fleming's left hand rule, the current flows downwards on DC and upwards on AB, है ना। According to Fleming left hand rule, current flows, direction of current, direction of force, यहाँ पे कर लीजिएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डाउनवर्ड्स ऑन डीसी एंड अपवर्ड्स ऑन AB। ठीक है, इन दिस वे द कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या है, द स्प्लिट रिंग रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ठीक है, इट वर्क्स एज ए कम्यूटेटर, ये दिक् परिवर्तक के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन क्या है। समानांतर में जुड़े तीन प्रतिरोधक R1 R2 R3 के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें। तो प्रतिरोधों का समांतर संयोजन क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करना प्रतिरोधों का समांतर संयोजन कहलाता है। समांतर, ये इस क्रम में अगर हम प्रतिरोध को संयोजित करते हैं तो इसको बोलते हैं समांतर संयोजन। ठीक है, तो यहाँ पे बनाया गया है, करंट की दिशा इधर से जा रही है ऊपर की ओर, ए से बी की ओर है, R1 R2 R3, और यहाँ पे क्या है, वोल्ट इसमें अप्लाई हो रहा है। ध्यान रखें कि जब समांतर संयोजन होता है तो करंट जो होते हैं अलग अलग फ्लो होंगे, इसमें I1, इसमें करंट I2 और इसमें करंट I3। ठीक है, लेकिन जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। R1 में भी उतना ही वोल्ट होगा जितना R2 में होगा, उतना ही R3 में होगा, यानी सेम वोल्ट, समान विभवांतर होता है किसमें, हर एक प्रतिरोध में, है ना। वोल्ट समान होता है और करंट जो होता है वो, धारा जो होता है वो अलग अलग होता है। तो क्या हो जाएगा, पहले जो R1 है उसमें धारा क्या हो जाएगा, I1 बराबर V बटा R1, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R2, और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R3। अब ये तीनों को जोड़ेंगे, अगर हम बात करें तो R1 में I कितना हो जाएगा, I1 बराबर V बटा R1, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R2, और I3 जो तीसरा जो प्रतिरोध है उसमें क्या हो जाएगा, V बटा R3। यानी टोटल I जो होगा वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है, दैट इम्प्लाइज I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 यानी V1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज I इज इक्वल्स टू, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मिनट, ये यहीं कर देते हैं, V बटा R बराबर V1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या दे देगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो यही है समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, कब, जब R1 R2 R3 समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द कनेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस इन ए सर्किट इन पैरेलल वे इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, चलिए यही है। हम लोग यहाँ पे जो आपको बताया, विभव की मात्रा समान होती है और विद्युत धाराएं अलग अलग होंगी। तो I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2 और I3 बराबर V/R3। I बराबर क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में कुल धारा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्राप्त होगा, अभी हमने देखा। ठीक है, सेम चीज़ इंग्लिश में भी आप लिख लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आयनिक आबंध क्या है? आयनिक आबंध वह रासायनिक आबंध है जो एक परमाणु के अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन के खोने से और दूसरे परमाणु द्वारा उस संयोजी इलेक्ट्रॉन के प्राप्त करने से बनता है। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, आयनिक आबंध है ये। क्या है कि अगर दो तत्व है ना, दो तत्व जैसे एक्स और वाई, तो एक तत्व क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, है ना, खोएगा, और दूसरा तत्व उसको प्राप्त करेगा। ठीक है, इससे जो आबंध बनता है इसको बोलते हैं हम लोग आयनिक आबंध। क्लियर है? चलिए, तो गुणधर्म क्या हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दृढ़ आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। ठीक है, धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों के बीच दृढ़ आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। दूसरा क्या है, यौगिक प्रायः भंगुर होते हैं तथा दबाव देने पर टूट जाते हैं। तीसरा क्या है, आयनिक यौगिकों का द्रवणांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, चौथा क्या है, यौगिक प्रायः जल में विलयशील होते हैं तथा किरोसिन पेट्रोल आदि में अविलयशील होते हैं। ठीक है, विलय नहीं करते हैं। लास्ट है, आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन में आयन विद्यमान होते हैं। आयनिक यौगिक द्रवित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, जब सॉलिड रहेंगे तब तो उसमें विद्युत नहीं प्रवाह होगा, लेकिन जब द्रवित अवस्था में होते हैं तो उससे विद्युत प्रवाह होता है, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, विद्युतीकरण। चलिए, उसके बाद क्या है, Na2O का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको बनाना है स्ट्रक्चर। तो क्या हो जाएगा, Na, एक मिनट इसको बना देते हैं, Na, तो Na के पास कितना है, 2 8 1, यानी एक इलेक्ट्रॉन है। एक और Na है, उसके पास भी एक कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओ के पास कितना है, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इसको अगर दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर दे दे, अगर ये लूज करेगा तब भी ये स्टेबल हो जाएगा, ये भी लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और जब दो इसको मिल जाएगा, दो मिल जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 8, यानी ये जो 6 है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2 8, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। तो यानी क्या हो रहा है कि ये जो परमाणु है, सोडियम के जो परमाणु हैं, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रहे हैं, यानी दे रहे हैं किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो जो छोड़ता है वो प्लस हो गया और जो प्राप्त करता है वो माइनस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, सेम चीज है। अब क्या है, आयोनिक बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड व्हेन वन एटम
loses its valence electron and the other atom gains it. एक लूज कर रहा है और दूसरा उसे गेन कर रहा है, उससे जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड द आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। द कंपाउंड्स आर ऑफन ब्रिटल एंड ब्रेक्स अंडर प्रेशर। Ionic compounds have high melting points and boiling points. The compounds are generally soluble in water but insoluble in solvents like kerosene and petrol. Ions are present in aqueous solution of ionic compound. Ionic compound conduct electricity in liquid state. जब लिक्विड स्टेट में है, घुला हुआ स्टेट में है, तब उससे करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना वो कंडक्ट करती है, तब उससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है, ये इसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, मिसेल क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया में कार्यविधि समझाइए। मिसेल क्या होता है, साबुन का जो झाग होता है, यानी साबुन जो है वो किससे बना है, इथेनोएट है, तो C17H35 COO Na। ठीक है, तो COO माइनस होता है, Na प्लस। तो इसी के द्वारा, यानी ये जो COO माइनस और Na प्लस है, तो आयंस जो है जो कार्बनिक प्रकृति की होती है, कौन जो गंदगी है वो भी कार्बनिक की होती है, और इसमें दो सिरा हुए, साबुन में दो सिरा, यानी एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। जो प्लस वाला होगा वो जलरागी होगा। ठीक है, यानी वो जलरागी होता है, और जो माइनस वाला है वो जलविरागी होता है। ठीक है, तो जलविरागी जो है वो मैल के पास चला जाएगा, मैल से कांटेक्ट कर लेगा, और जो जलरागी है वो जल के अणु के साथ कांटेक्ट करेगा। जब उसको हम हिला मतलब धोते हैं, रगड़ते हैं, तो वो क्या होता है, मिसेल, यानी मिसेल का निर्माण कर लेगा, और वो गंदगी को अपने साथ उठा करके चिपका लेगा। ठीक है, चलिए, साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो आयनिक भाग यानी जो प्लस है वो क्या होता है, जल से, यानी वो जलरागी होता है, और जो माइनस वाला जो निगेटिव वाला पार्ट होता है, कार्बन श्रृंखला का जो भाग होता है, वो क्या होता है, जल विरागी होता है, वो तेल के साथ क्रिया करता है। और इस प्रकार साबुन के द्वारा एक संरचना तैयार कर दी जाती है जिसे मिसेल कहते हैं। ठीक है, कपड़ों पर मौजूद गंदगी कार्बनिक प्रकृति की होती है जो पानी में अघुलनशील होती है, इसलिए इसे केवल पानी से धोने से नहीं हटाया जा सकता है। जब साबुन को पानी में घोला जाता है तो उसके हाइड्रोफोबिक सिरे गंदगी से चिपक जाते हैं। हाइड्रोफोबिक सिरे कौन होगा, जो कार्बन वाला सिरा होगा, जो जल विरागी है, और उसे कपड़े से हटा देते हैं। फिर साबुन के अणु स्वयं को मिश्र गठन में व्यवस्थित करते हैं और गंदगी के समूह के केंद्र में फंसा लेते हैं। ये मिसेल पानी में निलंबित रहते हैं, फिर धूल के कण पानी आसानी से धुल जाते हैं। ठीक है, चलिए, यही चीज़ यहाँ पे है, Na प्लस है, ये है जलरागी, और ये जो टेल है उसका पूंछ जो है वो क्या है, जल विरागी, वो तेल के साथ संपर्क करता है। ठीक है, ionic end of the soap interacts with the water while the carbon chain interacts with the oil. The soap molecule thus forms the structure that is called the micelles. ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे भी बता दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाएं। तो नामांकित चित्र यहाँ पे बना दिए हैं, बना हुआ है, आपके बुक का ही है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, महाशीरा, यहाँ 4 चैम्बर होते हैं, एक अलिंद, ये हो गया दायां अलिंद, और ये बायां अलिंद, ये दायां निलय, और ये बायां निलय, ये विभाजिका है। ठीक है, ट्राइकप्सड जो भाल्व है, ये सब नहीं लिखना है, केवल इतना ही लिख देना है। यहाँ महाशिरा है, और फिर यहाँ क्या है, महाधमनी भी होगा, फिर महाधमनी यहाँ है, और फिर क्या है,
फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिराएं। तो फुफ्फुस धमनी ये और फुफ्फुस सिराएं ये है। ठीक है, चलिए ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, आप ही के बुक का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। डबल सर्कुलेशन के बारे में पूछ रहा है। तो क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है, रुधिर है, वो क्या होगा, वेना कावा से, ठीक है, वेन्स से। वेन्स मतलब अगर हिंदी की बात करें तो सीरा से आती है, और वो ब्लड जो हृदय है उसके दाया अलिंद में स्टोर होती है। जब वह सिकुड़ता है तो वो दाया निलय में जाता है, और दाया निलय से फिर सिकुड़ने के बाद वो कहाँ जाएगा, किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा वो सीधे उसको लेकर के कहाँ चला जाएगा, फुफ्फुस के पास। और फुफ्फुस को जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सचेंज करके, उसको दे करके, वहाँ से जो ऑक्सीजन है उसको ले करके फुफ्फुस सिरा द्वारा कहाँ इंटर करेगा, बायां अलिंद में। फिर बायां अलिंद से जाएगा बायां निलय में, और बायां निलय से, ठीक है, सिरा के द्वारा, सॉरी, धमनी के द्वारा, धमनी यानी आर्टरीज के द्वारा वो शरीर के अन्य भागों में जाता है। तो एक बार वो जो ब्लड है, जो रुधिर है, एक बार अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है, और दूसरा बार ऑक्सीजन को लेकर के आता है। तो एक ही रक्त दो बार हृदय से गुजरता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको हमने बताया वही चीज़ आप अपने शब्दों में, आप क्वेश्चन को समझिए कि कैसे, क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, क्या कह रहा है, और उसके बाद उसका आंसर अपने शब्दों में देने का प्रयास करें। ठीक है, आपने जो पढ़ा है, जैसे पढ़ा है, जो टीचर्स आपको जैसे पढ़ाया, बस उसी सेम भाषा में आप आंसर करने का प्रयास करें। ठीक है, तो क्या है, ऑक्सीजनित रक्त जो है वो विभिन्न भागों से महाशिराओं द्वारा दाया अलिंद में इकट्ठा किया जाता है। जब दाया अलिंद सिकुड़ता है तो यह दाया निलय में चला जाता है। जब दाया निलय सिकुड़ता है तो यह रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फुफ्फुस फेफड़ा में चला जाता है, जहाँ पर गैसों का विनिमय होता है। यह रक्त ऑक्सीजनित होकर के, यानी मतलब वहाँ से ऑक्सीजन को लेकर के फुफ्फुस शिराओं द्वारा वापस हृदय के बाएं अलिंद में आ जाता है। जब बायां अलिंद सिकुड़ता है तो यह ऑक्सीजनेटेड रक्त बाएं निलय में जाता है, और जब बायां निलय सिकुड़ता है तो यह रक्त शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनी के माध्यम से वितरित किया जाता है। अतः वही रक्त हृदय चक्र में हृदय में दो बार गुजरता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड और दूसरा बार पी ऑक्सीजनेटेड, है ना, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है और फिर एक बार ऑक्सीजनेटेड आता है। तो इसलिए दो बार गुजरता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ये आपके बुक में बनाया हुआ है, आप यहाँ से ये भी डायग्राम बना करके, है ना, इसको शो कर सकते हैं। चलिए, वही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 52। मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं। विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो हाउ डिड वी फाइंड आउट फ्रॉम द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट दैट सिम्टम्स आर इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव, और डिफरेंट ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंट हेरेडिटरी। तो मेंडल ने क्या किया, दो तरह के मटर के दाने लिए, एक जो लंबे थे और दूसरे जो छोटे थे। ठीक है, तो इनसे जो बना पहला ऑफस्प्रिंग जो बना वो क्या था, टी। तो टी क्या है, इफेक्टिव गुण, ठीक है, यानी प्रभावी लक्षण, और स्मॉल टी क्या दिखा रहा है, अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो F1 के बाद जब F2 के, तो दोनों क्या होते हैं, प्रभावी ही है। अगर टी और टी बन रहा है तो ये इसका किसका प्रभाव ज़्यादा होगा, टी का। यानी जो मटर का पौधा होगा उसका दाना जो होगा वो क्या होगा, मतलब मटर का जो पौधा होगा वो कैसा होगा, लंबा होगा। कब, जब F1 संतति होती है तब।
जब F2 संतति होगी, तो जब F2 संतति होगी तो T, है ना, यहाँ से T और T, यहाँ से भी T और T, ठीक है। यानी जो पहले संतति है उसको फिर से करने, यानी मोनो हाइब्रिड के लिए ये है, यानी एकल संकरण में तो टी टी क्या हो जाएगा, बड़ा गुण, टी टी, ये भी टी का डोमिनेंस कैरेक्टर होगा, टी टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस बड़ा वाला टी का डोमिनेंस कैरेक्टर होगा, यानी प्रभावी होगा लक्षण, और लास्ट में टी टी, यानी ये एक अप्रभावी, यानी मतलब किसका प्रभाव होगा, छोटे बौने पौधे का, और बाकी तीन जो होगा वो किसका होगा, लंबे पौधे का, और एक लास्ट जो हो गया वो किसका हो गया, बौने पौधे का, ठीक है। तो क्या है कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की दो प्रतिकृतियां वंशानुगत होती हैं, ठीक है, या निकलती है। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं, जो उनके जनक पर निर्भर करता है। तो पहला क्या है कि हमने पौधा लिया, बड़ा टी टी या टी और स्मॉल टी दोनों ही लंबे पौधे हैं, जबकि केवल टी टी बौने पौधे हैं। दूसरे शब्द में टी की एक प्रति ही पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनेपन के लिए टी का दोनों प्रतियां होनी चाहिए। तो टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, बड़ा वाला, और जो स्मॉल टी है, छोटा वाला टी है, तो उसको क्या बोलेंगे, अप्रभावी, यानी वो स्मॉल टी की तरह व्यवहार करता है, यानी कम प्रभावशाली है। क्यों, क्योंकि 3 बार क्या आ रहा है, लंबा, और 1 बार आ रहा है बौना, ठीक है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि डिफरेंट ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली हेरिडिटरी, यानी विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। क्या किया इसमें, 2 कॉपीज ऑफ ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इन ईच सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये इसी चीज़ का इंग्लिश पार्ट है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो बताया वही चीज़ अपने शब्दों में आप लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, द्विसंकर संकरण में मेंडल ने 2 तरह के बीज लिए, ठीक है, इनहेरिटेड कैरेक्टर की बात कही जा रही है, वंशानुगत स्वतंत्र वंशानुगत होने की बात कही जा रही है। तो 2 तरह के बीज लिए, उसमें एक गोला लंबा ले लिए, यानी आर जो है, कैपिटल आर वो क्या है, गोला है, और कैपिटल वाई जो है वो लंबा है। झुर्रीदार और बौना, छोटा आर और छोटा वाई, ठीक है। तो पहला जब संतति हुआ तो क्या हुआ, आर आर वाई वाई, यानी जो F1 संतति हुई तो सारे जो हुए वो क्या हुए, राउंड, गोला हुआ और लंबा हुआ, ठीक है। लेकिन जब F2 संतति, F1 से ही F2 जब बन रहा है, उसका जब संतति उत्पन्न हो रहा है, तो जो शुरू का कंडीशन है, यानी गोला, लंबा, झुर्रीदार, बौना, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ रहे हैं। तो यानी क्या है, वो माता पिता से ही आता है ऑफ स्प्रिंग्स में, मतलब माता पिता से ही इंडिविजुअल्स या बच्चे में नए संतति में पहुंचता है, इसलिए ये क्या है, वंशानुगत होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे दिखा भी दिया है, ये है F2, यानी दूसरी पीढ़ी वाली है, आर वाई और आर वाई, फिर एक बार छोटा एक बार बड़ा, है ना, लेकर के, तो 9 बार क्या हो रहा है, गोला और लंबा, फिर 3 बार झुर्रीदार और लंबा, ठीक है, फिर 3 बार आपका झुर्रीदार और बौना, और एक बार जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, झुर्रीदार और बौना, मतलब दोनों, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, 9 बार क्या हो रहा है, गोला और लंबा, ठीक है। फिर क्या हुआ आपका, झुर्रीदार और लंबा, फिर गोला और लंबा, फिर एक बार आ रहा है झुर्रीदार और बौना, ठीक है। झुर्रीदार भी आ रहा है और बौना कब आ रहा है, एक बार, और बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अगर एक बार भी आ रहा है, 3 बार भी आ रहा है, 9 बार भी आ रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल है ना, वो इसलिए कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसी चीज़ का इंग्लिश में है, ये भी स्क्रीनशॉट दोनों ले लीजिए, ठीक है।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये साइंस पोर्शन का आपका टोटल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ्स के देखेंगे और इंग्लिश को देखेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।